क्या कर सकते हैं हम लोग? थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर। हमारा दीन कहता है कुफ्फार और जालिमों के सामने सख्ती के साथ पेश आओ। जिसके दिल में ईमान की ताकत है वो अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता। हम उनकी इज्जत करते हैं जिनके दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर है। झुकना नहीं होता, मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूँ। और जिस शख्स के दिल में ईमान नहीं है उसे बाल बराबर भी अहमियत नहीं देते। अल्लाह ने जो मुझे इज्जत दी, हिंदुस्तान के वजीर आजम को भी अल्लाह ने इतनी इज्जत नहीं दी जो असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। मैं हाथ जोड़ के तुम्हारा सलाम, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे कहने अल्फाज नहीं है, शायद मेरी एक जिंदगी नाकाफी हो जाए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए, तुम्हारी खिदमत करने के लिए। ये मोहब्बत है जो हिंदुस्तान के वजीर आजम को भी नहीं मिल सकती, और मैं कुर्बान हो जाऊंगा इस मोहब्बत पर। दोस्तों, आज के टाइम में असदुद्दीन ओवैसी के नाम से हर कोई वाकिफ है। ये मुस्लिमों और दलितों के हक के लिए आवाज उठाने के लिए जानी जाती है। क्या खत्म कर, नेपाल में मधेसी नहीं, हिंदू नहीं है, बताइए। अच्छा मैडम, ये होम मिनिस्टर साहब बता दीजिए कि म्यांमार में चिन, काचिन, अरहकान, अरे चंद साल तक ऑल इंडिया रेडियो पर काचिन का रेडियो सर्विस चलता था। ये चिन लोग क्रिश्चियन है म्यांमार के, आप इंतजार कर रहे हैं, क्या इंतजार कर रहे हैं? कौन सा स्ट्रेटेजी आपकी? हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम। इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था। सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी के चीफ है। तो आइए दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जानते हैं जो शायद ही आपको पता हो। वेलकम टू एस्केप इंडियन TV। असदुद्दीन ओवैसी पैदा हुए 13 मई 1969 को हैदराबाद के एक मुस्लिम परिवार में। एक महिला क्या चाहती है मैडम? उसके सर पर घर रहे, छत रहे, टेबल पर खाना रहे, बच्चों के लिए फीस का इंतजाम हो जाए। आप करेंगे? आप करेंगे हम लोग? अच्छा मैडम, मुझे पूछना चाह रहा हूं, शायरा बानो तो बीजेपी में आ गई, क्या किया आपने उसका, बताइए। इनके पिताजी सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी भी एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन थे। दरअसल इनके दादाजी अब्दुल वाहिद ओवैसी जी ने MIM नाम की एक पार्टी को रीलॉन्च करके MIM पार्टी बनाई। वैसे असल में MIM पार्टी की नींव रखी थी नवाब महमूद नवाज खान जी ने। असदुद्दीन ओवैसी 3 भाई हैं। इनसे छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी एक पॉलिटिशियन है। तो वहीं इनके सबसे छोटे भाई हैं बुरहानुद्दीन ओवैसी, जो इत्तेमाद उर्दू डेली के एडिटर हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बाद लिंकन इन लंदन से लॉ ग्रेजुएशन किया है। वो अपने करीबियों में असद भाई के नाम से जाने जाते हैं। ओवैसी के वाइफ फरहीन ओवैसी एक हाउसवाइफ है जिनसे उन्हें 6 बच्चे हैं। इसमें 5 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने असदुद्दीन ओवैसी के 2 बीवी होने का दावा किया था, जिसे ओवैसी ने सीधे से खारिज कर दिया था। उन्होंने कांग्रेस नेताओं का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस वाले उनकी दूसरी बीवी का नाम बताते हैं तो वो उन्हें इनाम देंगे। ओवैसी अक्सर नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और भी तमाम लीडर्स को निशाना बनाने से नहीं चूकते। ओवैसी को दुनिया के 500 प्रभावशाली मुस्लिम की लिस्ट में भी जगह मिलती रही है। ओवैसी कॉलेज के दिनों में एज अ फास्ट बॉलर क्रिकेट भी खेल चुके हैं। ओवैसी के चाहने वाले इन्हें नकीबे मिल्लत यानी लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी मानते हैं। ओवैसी उर्दू के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश में भी फ्लुएंट हैं। ओवैसी शेरवानी के साथ टोपी पहनते हैं। ओवैसी हैदराबाद बेस्ड ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन भी हैं, जिसका काम है मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च और मेडिकल केयर। ये हॉस्पिटल मेडिकल की फील्ड में देश का जाना माना हॉस्पिटल है। असदुद्दीन ओवैसी के पास प्रॉपर्टी भी कम नहीं है। 2019 की लोकसभा इलेक्शन में दिए गए हलफनामे के मुताबिक ओवैसी के पास 13 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। इसमें 12 करोड़ की अचल संपत्ति और 1 करोड़ 67 लाख रुपए की चल संपत्ति है। उस वक्त ओवैसी ने बताया था कि उनके ऊपर 9 करोड़ 30 लाख रुपए की देनदारी भी है। असदुद्दीन ओवैसी पहली दफ़ा 2004 में लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए थे। ओवैसी का हैदराबाद की राजनीति में बहुत ही मजबूत पकड़ है। वो धीरे धीरे पूरे इंडिया में राजनीतिक पंख फैला रहे हैं। ओवैसी का मानना है
कि पिछड़े मुस्लिम्स को सरकारी नौकरी और पढ़ाई में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उनका मानना है कि वो हिंदू के खिलाफ नहीं है, बल्कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ है। 2008 के मुंबई हमले के बाद ओवैसी ने कहा था कि जो देश का दुश्मन है वो मुस्लिम का भी दुश्मन है। ओवैसी ने ये मांग रखी थी कि जो पैसा हज सब्सिडी के तौर पर मिलता है उसे बंद करके वही पैसा मुस्लिम्स लड़कियों के पढ़ाई के लिए यूज हो। 2017 में ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि बीजेपी का रवैया हिपोक्रिटिकल है, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडियन स्टेट में गाय को माता बताकर गाय काटने नहीं देती, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट जैसे गोवा और केरला में गाय को माता नहीं मानती, क्योंकि वहाँ धड़ल्ले से गाय काटी जा रही है। ओवैसी और कंट्रोवर्सी का चोली दामन का साथ रहा है, क्योंकि ओवैसी भाइयों पर भड़काऊ भाषण का आरोप लगता रहता है। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? लेकिन ओवैसी जो बातें रखते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या किसी स्पीच में, इनकी बातों में लॉजिक और प्रूफ होता है, क्योंकि ओवैसी प्रोफेशन से एक बैरिस्टर है। ओवैसी ने एक बार स्पीच में 15 मिनट वाली बात बोली थी, जिस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। ऐसे मोडियां बहुत आए, बहुत चले गए। आज लोग बोल रहे हैं मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा, देखेंगे कैसा बनता है। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं, अरे मोदी है, मोदी है। कै का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। एक हजार क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। आज के टाइम में 90% नेता अनपढ़ हैं, और शायद ही पूरे इंडिया भर में कोई ऐसा नेता होगा जो ओवैसी जितना पढ़ा हो। प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते में यूं, फिर आए 10 दिन के बाद फिर यूं। कहां है भाई? वहां गए, यहां गए, इधर गए, टीवी पर देख रहे हम तो खाली। लंदन में दिख रहे, पेरिस में दिख रहे, अमेरिका में दिख रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा हिंदुस्तान का वजीर आजम 5 साल में पूरा वर्ल्ड टूर कर लेंगे इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया में जाएंगे, दुनिया में जहां पूरे मुल्क बचे हुए सर, उन्होंने क्या करे सुना, एटलस को सामने रखे, ये हो गया, 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 ये हो गया। अब इतने बच्चे ये भी कर लेता हूं मैं। हमने हैदराबाद पर 400 साल जहां बानी हुक्मरानी की, इसके चप्पे चप्पे पर हमारी निशानियां हैं। हैदराबाद ना आपका है ना आपका है, हैदराबाद मेरा। यहां पर बगैर
हमारी आवाज के हैदराबाद पर कुछ नहीं किया जा सकता। हैदराबाद हमको होना, कैसे होना है आपको? क्या हैदराबाद कोई निवाला है, कोई इडली वड़ा है? क्या आप आकर बैठ के खा लेंगे? प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा, अपनी मन की बात में कहा, रेडियो पे बोलते भाइयों बहनों। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कानपुर में एक मुस्लिम खातून रहती है, नूर जहां उसका नाम है, सोलार लैंटिन देती है। मैं बोला ओह, नूर जहां सोलार लैंटिन सही है, बात झूठ नहीं, सही है, मगर मुल्क में प्राइम मिनिस्टर जकिया जाफरी भी रहती है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में इशरत जहां की मां भी रहती है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में अखलाक की बेवा भी रहती है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में अखलाक की बेटी वो भी रहती है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो शादियां करते आप लोग, बताओ रिकॉर्ड बताओ हमको, एक में मर रहे हम। कैसा करते लोग 2-2, 3-3, मेरे को समझ में नहीं आता। बड़ा दिल जिगर होगा उनके पास, मगर क्या आपके पास डेटा है? डेटा है, डेटा है। 2 बीवियां किसके पास ज्यादा, 3 बीवियां किसके पास, यह भी बयान करो क्या? हिंदुस्तान के वजीर आजम सऊदी अरब गए थे, तो जहां कहीं फॉरेन ट्रिप में वजीर आजम जाते, आप देखते होंगे बड़े घूर से देखते कोई भी चीज को, ऐसा नीचे से लेके ऊपर तक देखते, उसको एक एक चीज को ऐसा दिखता है कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट देख रहा है कैसा बना गया। तो खैर, वजीर आजम सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब में वजीर आजम स्टाइलिश है हमारे, बुरा तो नहीं मानेंगे बीजेपी वाले, मैं स्टाइलिश बोल रहा हूँ, फैशनेबल भी है। तो वजीर आजम रियाद में एक तोप को देखे, तोप को आगे पीछे राउंड मारे, उसके देखकर फिर एक सऊदी शेख खड़ा हुआ था, उससे पूछे ये कितना दूर फेंकती? तो वो देख के बोला, प्राइम मिनिस्टर को देखा, वल्लाही तुमसे कम फेंकती। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोला। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अब तो हद तो यह हो गई कि एक फिल्म एक्टर भी जाके नरेंद्र मोदी से मिलके आया। वो क्या नाम है उसका? हाँ, क्या वो जोकर का नाम जो भी है, उन्होंने जाके मिल के आए। ये हमारी बाप की सरजमीन है। ये हम तमाम सारी कायनात क्या है, बनी आदम है नहीं है। जिस घर में अब्बा आए तो अब्बा का होगा नहीं होगा, ये हमारे बाप की सरजमीन है। पूरा मुल्क हमारा है, तुम घर की बात कर रहे हो। बिहार गए कते, बिहार जाके बोले 50,000 करोड़ क्या बोल रहे तुम, मैं उससे बढ़ के दे देता हूं। 50,000 करोड़ से बात बनने वाली नहीं है, उसे और अधिक करने की आवश्यकता है। 50,000 करोड़ क्या बोल रहे तुम, मैं उससे बढ़ के दे देता हूं। अब क्या फेंके भाई, 50,000 को उससे बढ़ के दे देता हूं मैं। पहला ऐसा करूं, ऐसा करूं, पहला क्या है भाई? हिंदुस्तान का नेशनलिज्म डिफाइन करो हमको। कॉन्स्टिट्यूशन में आइडिया ऑफ इंडिया क्या है बताओ मेरे को। हिंदुस्तान की रूह, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का इतिहास, उसका प्लुरलिज्म, उसका सेकुलरिज्म है। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। वजीर आजम अपने स्टाइल में बोलते कि एक मां ने अपने बेटे को खो दिया। भारती ने अपना एक लाल खोया, कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। हिंदुस्तान के वजीर आजम कहते हैं कि एक मां ने एक बेटे को खो दिया। हिंदुस्तान के वजीर आजम अखलाक की मां ने भी अखलाक को खोया। आपकी जबान पर अखलाक का नाम क्यों नहीं आया?
आज आप बड़े जज्बाती नजर आ रहे थे, मगर क्या अखलाक का मरना वो मरना नहीं था कि एक नौजवान पूना से मोटरसाइकिल पर बैठता है और बैठकर औरंगाबाद 3 घंटे में आ जाता। कौन सी मोटरसाइकिल है भाई ये? वो मोटरसाइकिल का नाम क्या मोडी बाइक है क्या? रास्ते में जितने टोल है सबके ऊपर वीडियो कैमरा, एक भी वीडियो कैमरे में उसकी फोटो नहीं है। क्या हिमायत बेग जिन है? बोल के निकल गया ऐसा उन्हें। अच्छे दिन आएंगे। अब मालूम हुआ कि बाहर मुल्क से जो ब्लैक का पैसा हिंदुस्तान में आया वो 3,777 करोड़ रुपए, और 3,777 करोड़ रुपए को पूरे हिंदुस्तान में बांट दिया जाए, पूरी आवाम में बांट दिया जाए, पूरे सीमांचल के गरीबों में बांट दिया जाए, पूरे मुसलमानों में, ईसाइयों में, दलितों में बांट दिया जाए। आपको मालूम कितने पैसे आएंगे आपके अकाउंट में? कितने आएंगे? 18 रुपया। मोदी जी बोलते सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास, नीतीश जी सीमांचल का गरीब आपसे पूछ रहा है 150 रुपए में दाल कैसा हो गई बिहार में? आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। मिस्टर मोदी कह रहे हैं कि 56 इंच का मेरा सीना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपना सीना नहीं नापा अभी तक। जिस दिन नाप लूंगा बता दूंगा उस मोदी को। कोई हैदराबाद में, बंबई में बोल दिया नमक चले गई, नमक चले, कूद रहे, नमक कहां गई, नमक कहां गई, नमक लाओ, नमक लाओ, नमक लाओ। ये कौन से नमक हराम पैदा हो गए, नमक को किल्लत पैदा करे। जो 250 रुपये नमक बिकी कहते बम्बई में किलो, हाँ 400, यानी अभी बकरे का गोश्त और नमक एक ही कीमत पे। मुबारक मोदी साहब, मुबारक। खाना मारो, खाना। ये वो सरजमीन है जहां पर सबको आने की इजाजत है, और फिर देखते सबको हम लोग, देखो आया जोकर आया, ये नया आया। लोग जानते हैं कि इनके जैसे 56 आके चले गए, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। प्लेन पटना में लैंड हुआ तो बोले कि आपका वेलकम है पटना की सरजमीन में। फिर उन्होंने कहा कि ये फुला की सरजमीन है। मैंने कहा देखिए साहब, आप छेड़खानी किए मुझसे। बोले नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं। बोला सुनिए, ये फुला की सरजमीन, बोले शेरशाह की भी सरजमीन है। बोला आपका हम वेलकम कर रहे हैं, तारीख में हम पहले आए, आप बाद में आए। बोले ये आपकी जबान से परेशानी हमारे को। बोला हर चीज से परेशान होंगे अब आप। भाइयों बहनों, जो प्रेग्नेंट औरत है उसको 6,000 रुपये देंगे। सरकार 6,000 रुपये की आर्थिक मदद करेगी। ये राशि गर्भवती महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 सेक्शन 4 सबसेक्शन बी, उसमें यह बात लिखी गई थी कि एक नहीं, अब आप बोलेंगे इनकी मेमोरी उनके जैसी है ना, तो मेरे पे भी यूएपीए लगा देंगे। रखो ठहरो जरा। 2013 का कानून है, हमारे मित्र बोले मैं दूंगा। गुजरात की पुलिस बोल रही जो दहशतगर्द पकड़ा जाता उन्हें सर पे टोपी पहन के आता, कहते असदुद्दीन ओवैसी के ऐसा। अगर शेरवानी होना तो भिजा, तो मेरी साइज की है तो बिना पिलाओ। तुम्हारे लिए शेरवानी परेशानी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। नहीं, सर पे टोपी पहन के टेररिस्ट आता, कहते मियां मिट्टू दूल्हे भाई की तलवार, घोड़े पे बैठ के नहीं आया उन्हें, सर पे टोपी पहन के आए, कहते उन्होंने इंडिया में इंडियंस को मारने को, इन्हों टेररिस्ट है। अजमल कसब के सर पे टोपी थी या हाथ में यहां लाल लाल तागे थे? नहीं थे। देखे, जाके देखो, यूट्यूब पे है। खाली अकबर की तकरीर देखते यूट्यूब पे अजमल कसब को भी देखो।
इस्लाम 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 जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद। झंडे के रंग देख करके देश की प्रगति के निर्णय नहीं होते हैं। हमें तो अगर झंडे का रंग दिखता है तो सिर्फ तिरंगा दिखता है और कोई रंग दिखता नहीं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, इंडिया फर्स्ट अगर आपकी हुकूमत का बेसिक टेनेंट ये कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर आप बोलो महाराष्ट्र के तुम्हारे चीफ मिनिस्टर को कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्या करना है हमारे को दाई इससे? तुम होते कौन मेरी वफादारियों पर शक करने वाले? अगर मैं आईसिस से जाके मुकाबला करूंगा तो वफादार हूं, अगर मैं आईसिस से जाके मुकाबला करूंगा तो वफादार हूं। हमने साफ तौर पर कह दिया कि आईसिस से कोई ताल्लुक नहीं हमारा। वो कौन है बगदादी, हमारे क्या करने का छिचोरा? वो अपने आप को खलीफा बोलता हूं। उन्हें एक लफ्ज नहीं बोला अब तक मस्जिद अक्सा के बारे में। और आपको मालूम कि 1.5 लाख मुसलमानों का कत्ल करने वाला ये आईसिस दाइश। टेलीप्रॉम्प्टर पर प्राइम मिनिस्टर अपने अंदाज में अंग्रेजी में इंग्लिश में बोल रहे थे। आई वेलकम मिस्टर सेन प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि MRS सेन। It is a great pleasure and privilege to welcome President Maithripala Sirisena and MRS Sirisena to India. मैं बोला ये क्या, तो मालूम हुआ वो MRS नहीं था, मिसिस था वो। कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा लीडर कोई था, गांधी से बढ़कर महात्मा गांधी से बड़ा, नेहरू से बड़ा, इंदिरा गांधी से बड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा, सावरकर से बड़ा, अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से भी कोई बड़ा लीडर था तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर। डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि अमेरिका में मुसलमान को आने नहीं देंगे। J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. इन्हें क्या डोनाल्ड डक है? अमेरिका में नहीं आना कहते, कौन आना बाबा? फिर प्राइम मिनिस्टर रूस के एयरपोर्ट पे उतरे तो हर मुल्क के सरबराह को वहां की फौज सलामी देती। सलामी दी, आप सलामी लिए और बैंड शुरू हो गया, जन गण मन नेशनल एंथम। हमारे प्राइम मिनिस्टर चलना शुरू कर दिए। अब क्या बोलेंगे आप इनको? क्या करेंगे आरएसएस की खाकी चड्डी पहन के हमको गद्दार कहने वालों? बताओ तुम अब क्या बोलोगे? हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब देते हैं कि किसान खुदकशी क्यों कर रहा। आपको सुन के हैरत होंगी, किसान इज कमिटिंग सुसाइड बिकॉज इज इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट का मतलब मालूम? हकीम साहब से जाके पूछो, उन्हें मर्द नहीं है कहते इसलिए खुदकशी कर ले रहा। कुव्वते मर्दानगी नहीं है उसमें। अगर और कलरफुल लैंग्वेज में बोलते कुव्वते बा नहीं है कहते उसमें, इसलिए खुदकशी कर ले रहा उन्हें। उफ, वो पहुंचे हुए भाई नू, पहुंचे हुए हैं उन्होंने। माने दिल्ली में बैठ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को मालूम हुआ कि उसमें कुव्वते मर्दानगी नहीं है, आपको कैसा मालूम? आप लोग ये मत सोचना कि हम ओवैसी का प्रचार कर रहे हैं। हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई नाता नहीं है। दोस्तों, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। 18 भारत के सेना के लोग शहीद हो गए। प्रधानमंत्री, अगर 56 इंच का सीना है तो चीन को सबक सिखाना था। मोदी जी दिखाइए ना। तो मोदी जी अपनी जबान से वजीर आजम चाइना का नाम नहीं ले। जिस मुल्क का नाम हमारा वजीर आजम लेने से डरता है, हम कह रहे हैं कि चीन चाइना की PLA
भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठी हुई है। प्रधानमंत्री अपनी जबान से चाइना का नाम लो। क्यों नहीं बोलते तुम? ये बात बताओ हमको। हम क्यों बोले, तुम क्यों नहीं बोलते? तुम्हारी जबानें क्यों रुकी हुई हैं, बताओ। अगर आज गुजरात के असेंबली में विधानसभा में छोटू भाई वसावा के साथ आपके नुमाइंदे कामयाब होकर जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला गुजरात की विधानसभा की दरों दीवारों को हिला के रख देंगे। और कैसे हिलाएंगे? तुम्हारे मसाइल बयान करके, इंसाफ का मुतालबा करके। सिर्फ मुझे हिम्मत दिलाओ और देखो ये दीवाना पूरे मुल्क में फिरेगा, आपकी बात करेगा। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्लाह जानता है। मैं जब तक जिंदा हूं, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना मेरी जिंदगी का मकसद है। मजलूमों का साथ देना मेरे जिंदगी का नज़्मुल ऐन है। इंसाफ के लिए लड़ना, यही लड़ते लड़ते चला जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह मुझे बहुत कुछ दिया है। मगर जब ये नाइंसाफियों को देखता हूं, तकलीफ होती है, दिलमिलाहट महसूस करता हूं, गुस्सा आता है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब इस गुस्से को जमहूरी तरीके से हमको अपने मुकद्दर के फैसले करना पड़ेगा। मजलिस का साथ दीजिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और 21 तारीख के दिन नौजवानों पतंग लेकर खींच मारते हुए जाना हर चीज को। कोई इंशाअल्लाह ताला आपकी ताकत, आपके जज्बे के खिलाफ कोई सामने नहीं करेगा। शुक्रिया। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।